और आखिरी सौदा में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाइसेंस.com के टेक्निकल रिसर्च हेड सर्वेंद्र श्रीवास्तव और एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी। स्वागत है आप दोनों का ही। सर्वेंद्र, क्या आपको लगता है 8,000 के करीब एक्सपायरी हो सकती है? देखिए प्रदीप जी, जब लास्ट टाइम भी हम बुधवार को मिले थे तो बात यही थी कि मुझे तो क्लियर फेथ था कि एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी वैसी आ गई है। तो और 50-100 पॉइंट डेफिनेटली पॉसिबल है और 8,000 के आसपास भी एक्सपायरी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आई थिंक काफ़ी अच्छा मूव है और लोअर लेवल्स के जिनके पास कॉल्स रहे होंगे उनको थोड़ा रोल अप करना चाहिए अपने स्ट्राइक्स और अपना स्ट्राइक्स रोल अप करके अपनी पोजीशन में खड़े रहें। और एक्सपायरी 8,000 के ऊपर अगर निकला तो अभी भी 80 लाख, आई थिंक 80-1 लाख शेयर अभी भी 5 रुपए के ऊपर क्यों कोई काट नहीं रहा है मुझे नहीं मालूम, बट अगर वहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो तो काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग वहाँ से भी आ सकती है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज आज देखने को मिला है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट हो या फिर लार्जली जो नतीजे अच्छे लगे हैं बाजार को, उसको आप श्रेय देंगे। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं। मयूरेश, आपने अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया है आज ग्लोबल मार्केट्स स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर? इंडियन मार्केट्स में आप देखिए दिग्गजों का, बॉश बजाज ऑटो का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को बढ़ाने वाला काम ही कर रहा है। आफ्टरनून हर्षिता जी, यस क्लियरली। और जहाँ तक आई थिंक एक मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म सवाल रहा, मेरे ख्याल से आई थिंक ग्लोबल वॉलेटिलिटी आई थिंक हावी रहेगी इंडियन मार्केट्स के ऊपर। जैसे ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करेंगे लार्जली आई थिंक आवर मूव्स विल डिटरमाइंड बाय दैट फैक्टर। जो नेक्स्ट मंथ में इवेंट्स होने वाली है, वो ब्रेक्सिट हो या फेड की मिनट्स हो या रेट एक्शन हो, आई थिंक वो एक इम्प्लीकेशन लाएगा। एट द सेम टाइम आई थिंक जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मानसून्स होंगे और मानसून सत्र में अगर जीएसटी की बातें वापस छेड़ी जाती है एंड इफ देयर आर सम पॉजिटिव टॉक्स हैपनिंग ऑन दैट, मुझे लगता है आई थिंक इंडियन मार्केट्स कैन देन स्टार्ट मूविंग हायर। बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स एक रेंज में ही रहेगा। आई थिंक मार्केट्स विल स्टिल मूव इन दैट रेंज ऑफ 7,600 to 8,000। 8,000 यही फैक्टर्स अगर प्ले आउट नहीं होते, इन द सेंस दैट इफ ब्रेक्सिट डजंट हैपन, फेड डजंट गिव दैट मच ऑफ हॉकिश टोन अगेन और डज नॉट हाइक रेट्स, और मानसून्स नॉर्मलाइज वे में आई थिंक स्टार्ट होते हैं इन द फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जून अलॉन्ग विद व्हाट हैपेंस इन पार्लियामेंट। आई थिंक ये बहुत की ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन तब तक आई थिंक विल बी मूविंग एज द ग्लोबल मार्केट्स मूव। ओके, इस बीच केशोराम के नतीजों पर नजर डालिए आप। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल गेन आया है 750 करोड़ रुपए का, इसको जरूर आप ध्यान में रखें। 4% ऊपर फिलहाल नतीजों को देखते हुए ये स्टॉक चल रहा है। आमदनी 1,062 करोड़ रुपए पर आई है 1,128 करोड़ के सामने, तो इनफैक्ट यहाँ तो एक डी ग्रोथ नजर आ रही है आमदनी में, और ये वजह है। अब देखिए स्टॉक नीचे आ गया, जो 5% चल गया था। मुनाफा आप देखें 720 करोड़ है, 330 करोड़ के मुकाबले साल दर साल। लेकिन जब आप यहाँ पर 750 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन जोड़कर देखते हैं, और मेरा ख्याल है कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगर आप टैक्स के बाद इसको कैलकुलेट करें, तो नेट बेसिस पर दरअसल मुनाफा घटता हुआ नजर आ सकता है। मयूरेश, क्या कहेंगे? नहीं प्रदीप जी, आई थिंक मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता तो कमेंट करना मुश्किल है। केशोराम पर क्या टेक्निकल व्यू है आपका सर्वेंद्र? देखिए स्टॉक तो काफ़ी महीनों से और काफ़ी क्वार्टर से आई थिंक एक रेंज में पड़ा है। 75 से करीब 110 की एक्स की रेंज रही है, लास्ट 3-4 क्वार्टर हो गए। ऊपर में एक बार 130-40 जाके आया, बट एज लॉन्ग एज इसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, आई थिंक मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप्स काफ़ी अच्छे हैं। बट इमीडिएट ट्रेडिंग ट्रिगर कोई नहीं दिख रहा है इस समय। बट ये स्टॉक आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल सेटअप बना रहा है, और अगर 135-40 के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा नेक्स्ट 6 से 12 महीने में। ओके, तो ये फिलहाल रहा है केशोराम पर आती हुई 3% ऊपर। इनफैक्ट वो काउंटर इस समय कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर नंबर्स आए हैं। इसमें इनफैक्ट आप सांघवी मूवर्स को भी देख लीजिए, अच्छी तेजी बनती हुई। और इस समय जो डेज हाई पर ट्रेड हो रहा है HPBP IOC की तरफ से भी देखने को मिला है, एक अच्छा स्पाइक इनकाउंटर्स में देखने को मिला है। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कई कंपनियों की ओर से आता हुआ हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। HPBP IOC आपकी स्क्रीन पे लेकर आएंगे, जो दिन के उच्चतम स्तरों पर इस समय कारोबार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं BPCL जैसा स्टॉक 1.5% ऊपर, HP में 3.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इस बीच इस बाजार को देख आपके ढेर सारे सवाल हमारे हाथ लगे हैं, और इस पर हम राय ले रहे हैं राकेश बंसल की। इनका मानना है कि अदानी पोर्ट में मौका है तेजी करने का, 185 के टारगेट के लिए तेजी करें, स्टॉप लॉस 179 पर लगाएं। साथ ही क्रॉम्पटन ग्रीव्स में बिकवाली करके चले, 64 का टारगेट, 60 पर लगाएं स्टॉप लॉस।
अगर आपको भी ऐसे सवाल पूछने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अब बात करेंगे इन्फो एज के नतीजों की। वक्त है बोर्ड रूम का। हमारे साथ इन्फो एज के सीएफओ चिंतन ठक्कर जुड़ रहे हैं। मुनाफा आप देखिए कंपनी का 22 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ होता हुआ नजर आया है तिमाही दर तिमाही। आमदनी 173 करोड़ से बढ़कर 204 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एबिटा लेवल पर, ऑपरेटिंग लेवल पर अगर आप देखें 38 करोड़ के सामने 62 करोड़, तो एक अच्छा नतीजा यहाँ पर ऑपरेशनली ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन 22 से बढ़कर 30 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी है। मिस्टर ठक्कर, अगर आप बताएं ये ऑपरेशनल काफ़ी जो ज़बरदस्त ट्रेंड दिखाई दी है ऑपरेशनल कारोबार में, क्या वजह है इसके पीछे, कैसे हुआ है, कैसे हुई है ये बढ़ोतरी? इसके पीछे वजह है बेहतर परफॉर्मेंस फ्रॉम 99 एकर्स। वहाँ पे हमारी जो ब्रांड है और जो ट्रैफिक शेयर है हमारा, वो इट्स मोर देन 40% ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स वेरी कंसिस्टेंट बेसिस। तो उसकी वजह से वी डिडंट हैव टू स्पेंड सो मच ऑन ब्रांडिंग दिस क्वार्टर एंड दैट हैज ब्रॉट द कॉस्ट डाउन एंड उसी वजह से मार्जिन भी बढ़े हैं, उसी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा है। हालांकि टॉप लाइन ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट इज स्टिल स्लगिश। अगर मार्केट टॉप रियल एस्टेट मार्केट अच्छा होता तो शायद टॉप लाइन इससे भी अच्छी हो सकती थी। जहां पर आप कह रहे हैं कि 99 एकर्स यानी कि आपके रियल एस्टेट पोर्टल में अच्छा परफॉर्मेंस है, दूसरे पोर्टल्स का प्रदर्शन कैसा रहा है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्टल, वहां पर किस तरह की प्रदर्शन देखने को मिल रही है Naukri.com की, और आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स का क्या हाल है अब? Naukri.com is very steady. It continues to grow revenue at about 18%, and उसके margin भी is always been more than 50%, and we are continuing with a good margin in Naukri.com as well. So we are maintaining very high margin with a 18% kind of growth in Naukri. So obviously we are very delighted with this result. Okay, तो आप कह रहे हैं कि ये दोनों वर्टिकल तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन मैट्रिमोनी और एजुकेशन जो दूसरे वर्टिकल्स हैं आपके, उनका क्या हाल है? Well, in fact, Shiksha.com and Jeevansathi, and if you take this together, I think they have actually grown faster than even 99 acres and Naukri.com. Or also the Q4 results were very encouraging because they are kind of almost touched the break-even point. If you really take these two as one segment, they are very close to break-even point. So, in fact, their performance has even better than others. So overall, it has been very encouraging quarter for us. ठक्कर साहब, जोमैटो का प्रदर्शन कैसा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल जो HSBC की रिपोर्ट आई थी उसमें जोमैटो का प्रदर्शन प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि आपने जो निवेश किया है उस पर बेहतर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, उस रिपोर्ट ने जरूर कहा था। कंपनी का क्या व्यू है, आप कितने कन्विंस्ड है जोमैटो के परफॉर्मेंस को लेकर, और क्या आने वाले समय में कुछ और निवेश किया जाएगा उस बिजनेस में? Well, as we have already said that we think Zomato is on track, and in fact this quarter results prove that we are on track. That overall for the year the revenue is doubled, and in fact 1/3 of overall revenue for the year has come in Q4. The overall cash burn in Q4 also is much less than what it was in, let's say, in first half of the year. So cash burn has come down because they have kind of brought down their cost structure significantly, and also because revenue has grown up. So on both these accounts, I think they are growing well, and they are growing well even in markets where they are still investing and where they may not have even started monetizing. The traffic share is going up. They are के लिहाज से कोई आपका जोमैटो के लिए मुनाफे में आने के लिए कोई रोड मैप है, कोई माइलस्टोन है? हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी उनके पास में रफली अबाउट $35 million है, और within this money they should be able to get to the break-even point, and hopefully they will continue on the break-even point after that, and probably they'll make much more money out of that. Fiscal FY 17 में वो break-even point achieve कर पाएगा ये investment आपका?
Well, we are very hopeful. Let's see. It's little too early for me to say. But as I'm saying that within this money, they should be able to break even to reach that break ये भी काफ़ी है इतना। मिस्टर ठक्कर, एक आखिरी सवाल, कोई और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का, कोई एक्विजिशन का मौका अगर आप देख रहे हो? वैसे कोई टारगेट नहीं है, बट इफ यू सी आवर कैश पोजीशन, it's more than 1100 crore is the overall cash that we are having. So if overall technology market seems to be kind of bit down, the startup market also, the valuation seems to be coming down to a more reasonable level. There could be an opportunity that may emerge in next 6, 12, 24 months time. And if that happens, we are having a pile of cash which we can use it, But as I said that we don't have any particular target right now in mind. ये बड़ी अच्छी बात है ठक्कर, जो आपके इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को पसंद आएगी। आप कह रहे हैं एक्विजिशन करना तो है, लेकिन जब सस्ता मिलेगा तब लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मिलेगा, जब अच्छा मिलेगा तब देखेंगे। अच्छा मिलेगा और सही कीमत पे मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। इस बीच पीएफसी के नतीजे आए और वो स्टॉक तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया हमें। यहाँ पर अगर आप देखें 4% से आमदनी केवल बढ़ी है पीएफसी की, और इसके अलावा जो डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, मुनाफा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक अब करीब 0.5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ अब 1% के नुकसान के साथ। हालांकि रिकवरी की कोशिश जारी है। 166 के करीब के जो हमने लॉस देखे थे वहाँ से रिकवर हुआ है, तो झटका बहुत ज़ोर से लगा 20% मुनाफा गिरने की वजह से, और अब संभल रहा है। हालांकि मयूरेश, क्या है आपका रिएक्शन? नहीं प्रदीप, ये एक समझना पड़ेगा कि आई थिंक जो टॉप लाइन आई है मेरे हिसाब से आई थिंक बेहतर ही आई है। दूसरा बात, आई थिंक जैसे ये उदय की इम्प्लीमेंटेशन होगी, मार्केट्स आर अज्यूमिंग कि जो यील्ड्स और स्प्रेड्स होंगे वो कम हो जाएंगे, इनकी प्रोविजनिंग भी बढ़ी है। तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग जो बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आया है एज पर एस्टिमेट्स, जो मिस दिखा रहा है, इज दिस बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग दैट पीएफसी हैज डन? क्योंकि पीएफसी आरईसी ने काफी अग्रेसिव प्रोविजनिंग चालू की थी लास्ट 2 क्वार्टर्स में। इफ दैट इज द केस, आई थिंक वन रियली नीड्स टू एडजस्ट दोज नंबर्स, क्योंकि प्रोविजनिंग करनी जरूरी है। जो रीस्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन है स्पेसिफिकली प्राइवेट एक्सपोजर से, आई थिंक वहां पे थोड़ी ज्यादा स्लिपेजेस देखने मिल गई है। मतलब मार्केट्स हैव जस्टिफाइड कि लार्ज एक्सटेंट तक आई थिंक आरओईज एक हिट आएगा, यील्ड्स पे हिट आएगा, बट आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोविजनिंग फैक्टर इफ माय एनालिसिस इज करेक्ट। हाँ, ये है फिलहाल पीएफसी पर राय। आप देखिए नेशनल लेवल से कुछ रिकवर करने की कोशिश काउंटर जरूर कर रहा है। नंबर्स आए हैं, मुनाफा 1260 करोड़ का, हम उम्मीद कर रहे थे 1500 करोड़ के ऊपर के आंकड़े की। लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है इंडोको रेमेडीज। अब 12% की तेजी दिखाता हुआ पिछले आधे घंटे की चाल अगर आप देखें, स्टॉक में लगभग 10% से ज्यादा का इजाफा देखा जा रहा है। यूएस एफडीए ने गोवा के प्लांट के लिए इनको मंजूरी दी है और यही ट्रिगर रहा है इस स्टॉक में बढ़िया चाल का। हमारे साथ डीडी शर्मा भी है। शर्मा जी, क्या आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को? क्या चांसेस हैं आगे और ग्रोथ देखने को मिलेगी? नहीं अर्शदा, अनफॉर्चुनेटली मैं जो है वो इंडोको रेमेडीज को ट्रैक नहीं करता बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में। सर्वेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप इंडोको रेमेडीज का चार्ट देख पाएं। नहीं, बिल्कुल मैं उसका चार्ट देख रहा हूं, और स्टॉक में एक करीब 400 के लेवल से 250 तक का ये जो फॉल है, स्लो ग्राइंडिंग फॉल है, काफ़ी अच्छा करेक्शन इसमें कंप्लीट लग रहा है, और इसका वीकली मोमेंटम भी अब टर्न हो रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर बाकी सब ठीक रहा तो ये स्टॉक अब 250 और 245 का सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर एज लॉन्ग एज इसके पर स्टे करता है तो आई थिंक मीडियम टर्म एक करेक्शन, जो कि करीब आपका एक करीब 4 से 5 क्वार्टर का एक करेक्शन इसमें और हो गया। और वैसे भी अगर हम इंडियन मार्केट्स में देखें तो 4 से 5 क्वार्टर की तेजी करेक्शंस यूजुअली लास्ट होते हैं, और उसके बाद फिर अगर ये ऊपर का रुख कर रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि वो पीछे के करेक्शंस के ओवर हो गए हैं, और अब ये स्टॉक प्रॉब्ली अपना 400 का जो हाई है वो रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो मूव 400 की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन क्योंकि नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड पर शर्मा जी मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। परफॉर्मेंस में हमने देखा है एक एक्सेप्शनल लॉस का आंकड़ा है लगभग 380 करोड़ का, लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि ये एक QIP लेकर आएंगे जिसमें लगभग 13.5 करोड़ की इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। फंड रेज करने का इरादा है। क्या एक्सेप्शनल लॉस के चलते ज्यादा झटका है, या फिर ये फंड रेजिंग से मार्केट ज्यादा कन्विंस्ड नहीं है?
नहीं, मेरे ख्याल से जो एक्सेप्शनल लॉस आया है उसके चलते जो है वो आपको प्रॉफिट फिगर्स बहुत कम दिख रहे हैं और उसके कारण मार्केट के शेयर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। QIP मेरे ख्याल से इशू नहीं है क्योंकि आगे ग्रोथ होने वाली है कॉमर्शियल बिजनेस में, साथ ही साथ अशोका लेलैंड काफ़ी काम कर रही है डिफेंस के अंदर भी, तो डेफिनेटली आपको जो है आगे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए और ग्रोथ के लिए जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लिए QIP लाना लाजमी है। लेकिन QIP कोई इशू नहीं होता है क्योंकि QIP यूजुअली जो है मार्केट प्राइसेस के आसपास में होता है, तो उससे मार्केट प्राइस के आसपास जो डायलेशन होता है उसका कोई मार्केट को विशेष चिंता नहीं होती है। ये गिरावट मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट के आंकड़े आए हैं उसके कारण है। ओके, इस बीच आपके भेजे हुए कुछ सवालों के जवाब देने का वक्त हो चुका है। एक बार फिर मेघना मलकान, malkansview.com की, इन्होंने आपके भेजे हुए सवालों के जवाब दिए। एक साइड पर बाई कॉल दी है, 152 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 165 के टारगेट। MCX पर एक सवाल आया और यहाँ भी बाई कॉल है, 900 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएं, 955 के टारगेट आ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है आप हमसे उसके जवाब ले सकते हैं तुरंत। हमारा नंबर जहां आपको व्हाट्सएप करना है नोट कीजिए, 70 45 22 और 4 बार 0 लिखकर भेजिए एक व्हाट्सएप मैसेज। इस बीच एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल्पतरू पावर 809 करोड़ का ऑर्डर मिला है और यही ट्रिगर है स्टॉक जो करीब 3.5% तक की तेजी दिखा रहा है कि एक स्मार्ट मूवर इस समय अब 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। मयूरेश, कोई कवरेज कल्पतरू पावर पर? नहीं, डायरेक्ट कवरेज तो मेरी है नहीं, लेकिन जैसे ट्रांसमिशन के ऑर्डर्स मिलने चालू हो जाएंगे, जैसे हम स्कीम इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे ऑन द नेशनल स्केल, मुझे लगता है आई थिंक कल्पतरू, KEC जैसे जो प्लेयर्स हैं इनकी ऑर्डर अपटेक काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए हर्षिता जी कि जो नए ऑर्डर्स आएंगे इनकी मार्जिन शायद बेटर रहेगी कंपेयर टू द अर्लियर ऑर्डर्स। तीसरा, आई थिंक जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में एक क्वेश्चन मार्क हुआ था ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, आई थिंक जैसे जैसे रिलीज होती है वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स बैलेंस शीट के ऊपर, एग्जीक्यूशन बिकम्स मच better and cash flows from operating activities improve drastically. इसलिए for the sector as a whole, my entire take is कि order wins शायद substantial होंगे for the coming year or two. ये order wins will be with greater margin, जिसका मतलब है कि EBITDA level पे operating leverage benefits will play out and that trickle down effect will be seen on bottom line. इसलिए I think अगर लंबा व्यू रखना है तो this sector itself can pose very interesting opportunities. डेक्कन सीमेंट, इस बीच एक स्टॉक इस पर नजर डालिए, 11% ऊपर आ चुका है। छोटी सीमेंट कंपनी, औसत से 3 गुना वॉल्यूम के साथ हम यहाँ पर रफ्तार देख रहे हैं। शर्मा जी, क्या आपकी नज़र है इस पर? आज सारे का सारा ये पूरा सेक्टर ही आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है मिड कैप सीमेंट्स का। आपको क्या पसंद है? नहीं, देखिए वैसे तो सीमेंट में लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप हो रहा है, अफोर्डेबल जो हाउसिंग है वो आने वाले सालों में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती है और इकोनॉमिक रिवाइवल होता है तो डेफिनेटली जो है इन जनरल रियलिटी सेक्टर में रिवाइवल आ सकता है और साथ ही साथ रोड सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जहां बहुत सारी रोडें जो है वो कंक्रीट की बन रही है, तो सारी चीज़ें मिला करके जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है सीमेंट की डिमांड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक NCL इंडस्ट्री का सवाल है, एक छोटी आंध्रा बेस्ड कंपनी है और आंध्रा और तेलंगाना साइड में भी जो है फॉर्चुनेटली डिमांड है सीमेंट की काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और अभी रिसेंटली कल या परसों ही जो है ये कंपनी CDR से बाहर निकली है और अब अच्छे से ये ग्रो कर सकती है। इनके अच्छे ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लान्स भी हैं, तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू इस पर भी हमारा पॉजिटिव है। ओके, तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू इस स्टॉक पर। इस बीच सुरेश प्रभु रेल मंत्री कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, सीधे ही चलते हैं। Via Sitapur, Kent and Moradabad, also this project will actually facilitate the easy flow and that count. The third project, which has been approved by the cabinet for 3,627.47 crores, which is for Pune Miraz Londa doubling. This will immensely benefit not only the western Maharashtra and that area, but also upstream Karnataka and Goa, because the traffic which is already coming in from there, and this will again facilitate movement of goods and passengers. So this will be another very important project. The fourth project which has been approved by the cabinet is Bina Katni third line, and this is about 2,500 crore project, and this is the state benefit will go to Madhya Pradesh. Orissa and Andhra Pradesh will benefit from a fifth project, Vazianagaram to Titalagarh third line, which is almost 2,335 crore project. So this again will hugely benefit the railways, the state as well as the railways. So this is a massive
sanction of almost 11,000 crore project, 10,736 to be more precise, and this will again help in that. The CCA cleared these 5 projects along with a proposal from Yes Bank to increase their investment. और अब 3 बज चुके हैं और बारी है निफ्टी पर कॉल लेने की। आज के दिन निफ्टी पर क्या कॉल निकल कर आती है? तेजी ही दिखाई देगी। जाहिर है जिस तरह से हमने रिवर्सल देखा है बहुत ही जबरदस्त, 7,700 का लेवल टूट जाएगा 2 दिन पहले हमें लग रहा था, और अब आप देखिए जिस तेजी से हम 8,000 की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 7,936 ये है अभी का लेवल। जय ठक्कर हमारे पहले एक्सपर्ट हैं, 8,040 के टारगेट दे रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने 7,890 पर एक स्टॉप लॉस लगाने का सुझाव दिया है। वहीं राय जेके दोषी जेकेडी व्यू पॉइंट के ये कह रहे हैं निफ्टी में बिकवाली करते चले, 7860 तक एक बार फिर फिसल सकता है, ये टारगेट इन्होंने दिया है और 7940 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ है। सर्वेंद्र बताइए निफ्टी की चार्ट को देख आपकी क्या कॉल रहेगी? आप नहीं, बिल्कुल आई थिंक आपके चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक्सपायरी व्यू 7950 ऑलरेडी दिया हुआ था आपके पोल में। अब उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और एक बार देखेंगे कि 8,050 तक के टारगेट्स भी ये एक्सपायरी के आसपास मार्केट पहुंच सकता है, तो उसी ट्रेड को कैरी करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 7848 पे और बाय करेंगे और 8050 के टारगेट्स लेके चलेंगे निफ्टी पे स्पॉट पे। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए होगी। तेजी की कॉल 8,050, 8,040, 8,050 ये टारगेट जोन दिख रहा है और दूसरी ओर स्टॉप लॉस अब 7,848 पे रखने की सलाह आ रही है। हमारे साथ अब संदीप वागले भी जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कहेंगे आप? 8,000 के करीब एक्सपायरी हो जाएगी कल लगता है? गुड आफ्टरनून प्रदीप। एक्सपायरी की मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन 8,050 का मेरा टारगेट है। आई थिंक दोपहर में हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है तभी भी बाय करने जैसा था। अभी थोड़ा सा लेट है, एक 30-40 पॉइंट करेक्शन होगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, बट मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 8050। कल आएगा ये मैं नहीं कह सकता, शायद आ भी सकता है। ओके, तेजी की कॉल यहाँ पर संदीप की ओर से भी निकल कर आ रही है। 8,050 ये टारगेट अब आप नज़र इस पर बनाए रखें। जिस तरह से मार्केट का रुख बदला है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि तेजी करके ही चलना चाहिए। लेकिन दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर है हमारी नज़र और कल BPCL और पावर ग्रिड के नतीजे आने वाले हैं। इनको लेकर CNBC आवाज़ का पोल क्या कहता है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिम्पी कालरा और पूजा त्रिपाठी। पूजा, सबसे पहले पावर ग्रिड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद है। इस बार जो कैपिटलाइजेशन होगा कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से अर्निंग को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हमारा अनुमान है कि मुनाफे में अच्छी खासी 23% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा FY16 के लिए मैनेजमेंट ने करीब 30,000 करोड़ की गाइडेंस दी थी, जिसमें कि उम्मीद की जा रही है कि Q4 में 3500 करोड़ के आसपास की कैपिटलाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा अर्निंग्स में। इसके अलावा कैपेक्स में भी हमारा अनुमान है कि इस बार 6500 करोड़ के आसपास के कैपेक्स प्लान कंपनी अनाउंस कर सकती है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और जेवीज को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स पावर ग्रिड की तरफ से मार्जिन इस बार 88% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ओके, यह है पावर ग्रिड का परफॉर्मेंस, लेकिन BPCL से क्या उम्मीद की जाए? डिम्पी बताइए। BPCL के रिजल्ट्स इस बार ठीक रहेंगे। आप अगर आप नंबर्स टर्म्स में इसको कैलकुलेट करें तो देखिए प्रॉफिट करीब 43% बढ़कर इस बार आ सकता है और ये 2,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। अबीटा मार्जिन्स में भी करीब 1 से 1.5% का उछाल होगा और स्पेशली अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अगर आप मार्जिन्स की बात बोलें तो एक अच्छा सर्ज है जो कि इसको देखने को मिलेगा इस बार के रिजल्ट्स में। इनकम के अंदर भी करीब 6% का ऑन एन एवरेज ग्रोथ हमारे को आती हुई दिखेगी और अबीटा भी करीब 40% बढ़ेगा। ये नंबर्स की गेम है। अगर आप देखें इसके नंबर्स के पीछे जो वजह रही है वो ये रही थी कि इन्वेंट्री लॉस काफ़ी हद तक कम इन्होंने किया है, इनके GRMs इंप्रूव हुए हैं और इसके अलावा इनके मार्केटिंग मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। तो 2-3 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अच्छे नंबर्स कोट कर रहे हैं। अब आगे किन चीज़ों पे ध्यान रहेगा कमेंट्री के नंबर्स के साथ साथ वो ये रखना होगा कि आगे कोची रिफाइनरी एक्सपेंशन को लेकर मैनेजमेंट क्या रुख देती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि मोजाम्बिक को लेकर, क्योंकि इनकी वहाँ पे ब्लॉक्स भी हैं, मोजाम्बिक की अपडेट क्या है, वहाँ पे किस तरह का काम चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसके कोर बिजनेस कंसोलिडेटेड बिजनेस के अंदर। और साथ ही साथ इन्वेंट्री के अंदर फॉरेक्स के एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि करेंसी ऑल टुगेदर वीक हुई है डॉलर के मुकाबले। ये हेजिंग में बेनिफिशियरी है या फिर लॉस वाले हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा कमेंट्री के साथ देखना। तो ये फिलहाल परफॉर्मेंस रहेगी BPCL और साथ ही साथ पावर ग्रिड की। अब इन दोनों में से किसी में क्या इस समय ट्रेड की पोजीशन ली जाए या नहीं? सर्वेंद्र, चार्ट्स पर आपको क्या एक्शन दिख रहा है दोनों में
और कहां पर आपको लग रहा है खरीदारी का मौका है कल नंबर से पहले? आई थिंक नंबर्स के पहले कोई बहुत बड़ा ट्रेड तो नहीं दोनों में निकलता हुआ दिख रहा है, बट आई थिंक बीपीसीएल क्लियरली अपने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेज से सपोर्ट लेके आज का पूरा बार बीपीसीएल ने वहाँ पे बनाया है। तो मान के चलें कि एक बार 940 945 के आंकड़े को ये नेक्स्ट 1-2 दिन में टेस्ट कर सकता है। तो अगर किसी को वो ट्रेड करना है तो 900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड का। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। इसके अलावा अगर आप देखें आज आखिरी मिनटों के दौरान और किन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल निफ्टी जिस तरह से तेज़ रफ्तार में है, इसके पीछे मिड कैप में जिन स्टॉक्स में आज हम तेज़ी का रुख देख रहे हैं, कैनरा बैंक एक इंटरेस्टिंग बेट नज़र आएगा। 6.5% की तेज़ी यहाँ पर देखी जा रही है। औसत से 17% ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। क्या इस वक्त पीएसयू बैंक्स पर दाव लगाना चाहिए? आप देखिए आईओबी भी ज़्यादा पीछे नहीं, और आईओबी तो खास तौर पे सबसे कमज़ोर एसेट क्वालिटी वाला एक बैंक है। शर्मा जी, क्या सलाह देते हैं आप? नहीं, देखिए कैनरा बैंक तो मेरी पसंद रहा है, और मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक्स में अगर आपको दाव लगाना है तो डेफिनेटली जो बड़ी बैंक हैं, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके अलावा कैनरा बैंक भी एक बड़ी साइज़ की पीएसयू बैंक में आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ सबसे कम जो है वो एनपीएस के कंसर्न्स हैं कंपैरेटिव जो ग्रुप है इसका उसके अंदर। और साथ ही साथ आउटलुक मुझे लग रहा है कि ये जो एनपीए का जो प्रॉब्लम है वो शायद ये मार्च क्वार्टर में शायद पीक हो रहा है, और इसके बाद में आप देखेंगे कि या तो एनपीए मेंटेन रहेंगे या जो अच्छे बैंक्स हैं वो एनपीए लेवल्स को जो है कम भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से पीएसयू बैंक्स में कोई ज़्यादा गिरावट बची है। वॉलेटिलिटी जितनी गिरावट हो सकती है, लेकिन अब गिरावट का ट्रेंड आपको दिखाई नहीं देगा। ट्रेंड रादर ये इंडिकेट कर रहा है कि अब बॉटम बन गए हैं और यहाँ से ये स्टॉक जो है रिकवरी दिखा सकते हैं। तो कैनरा बैंक भी एक अच्छा पिक हो सकता है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो एक बढ़िया मौका कैनरा बैंक में आज देखिए स्टॉक 6.5% ऊपर है, लेकिन एक काउंटर जिसने सुबह से अच्छी खासी लीडरशिप अपनाई है वो है टेक महिंद्रा। अब 9.5% की तेजी दिखाता हुआ नंबर्स के बाद हमने देखा है स्टॉक में उछाल आया है। क्या आप अपने टारगेट्स को री-रेट कर रहे हैं मयूरेश? मार्जिनली यस हर्षिता जी, और अगर हम देखें तो जैसे नंबर्स आए हैं आई थिंक उम्मीद से थोड़े बेहतर थे। हालांकि टॉप लाइन वाज मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, लेकिन जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री रही है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एलसीसी जो उनका बिजनेस है, आई थिंक दैट कैन टर्न प्रॉफिटेबल इन द कमिंग फिस्कल। मेरे ख्याल से आई थिंक दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल विल पैन आउट। हालांकि अगर हम उनके टॉप टियर क्लाइंट्स का अगर हम रेशियो देखें तो उसमें कोई सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, एंड दिस इज बेसिकली टू डू विद द स्लगिश एनवायरनमेंट उनका ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन बिजनेस दैट इज टेलीकॉम को लेके। बट आगे जाते वक्त मुझे लगता है आई थिंक टेलविंड्स विल कम फ्रॉम इंक्रीज यूटिलाइजेशन लेवल्स। मैनेजमेंट कमेंट्री हैज बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और मेरे ख्याल से आई थिंक इवन फॉरवर्ड वैल्यूएशन पे 14 टाइम का भी अगर हम पी देते हैं तो यस देयर इज स्टिल सम स्टीम लेफ्ट इन द स्टॉक्स। एज आई सेड अर्लियर आई थिंक लार्ज कैप IT इज समथिंग दैट आई रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट, और ये नतीजों के बाद मुझे लगता है जिसका एक 4 से 6 क्वार्टर का व्यू हो, आई थिंक टॉप टियर IT इज समथिंग दैट कैन बी बेटेड अपॉन। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं आईटी कंपनियों के लिए आज के दिन टेक महिंद्रा ने ज़बरदस्त रफ्तार दिखाई है। इसके अलावा आज अगर आखिरी मिनटों में कुछ और स्टार परफॉर्मेंस ढूंढने की आप कोशिश करें, आज पूरे दिन के दौरान काफ़ी सारे मिड कैप्स में तेज़ी देखी गई है। मिड कैप का पार्टिसिपेशन इनफैक्ट कल के मुकाबले में आज काफ़ी अच्छा है। टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक्स, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमने लगातार एक तेज़ी का रुख देखा है। शर्मा जी, क्या इनके ऊपर आपकी नज़र है? क्या अभी और सर्किट लगेंगे? लगातार तेज़ी का रुख बना हुआ है। देखिए टाटा मेटालिक्स मैंने पिछले मंगलवार को रिकमेंड किया था और वहाँ से ही सर्किट लग रहे हैं, और उसका कारण ये है कि टाटा मेटालिक्स का जो टाटा स्टील में मर्जर होना था वो टाटा स्टील ने जो है वो कैंसिल कर दिया, और वो बहुत पॉजिटिव है इसके लिए। एक्चुअल में मैं तो चाहता था कि आप लोग हाईलाइट करें इस चीज़ को कि एक बार टाटा मेटालिक्स को फ्री ट्रेड होने दिया जाए। उसका कारण ये है कि एक मेजर री रेटिंग हो रही है, और वो नहीं होगी मेरे ख्याल से जब तक ये स्टॉक 400-500 रुपये के बीच में नहीं पहुंच जाएगा, और वो अगर इस तरह से सर्किट लगता रहा तो कब पहुंचेगा ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाटा मेटालिक्स के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। मार्च 16 में इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग 48 रुपीज़ एंड 50 पैसा आई है। अगर सिर्फ सिंपल बहुत मामूली इसका अगर मैं वैल्यूएशन दूं 10 टाइम्स का पी का, तब भी 480 रुपये का भाव होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कंपेरेटिवली टाटा स्पंज आयरन जिसकी खाली 20 रुपये अर्निंग आई है मार्च 16 की, उसका भाव 600 के आसपास चल रहा है। तो आप सोचिए टाटा मेटालिक्स में जो है रियल वैल्यूएशन कब आएंगे। मेरे ख्याल से जो है स्टॉक एक्सचेंजेस को इसके बारे में सोचने
खींचना चाहिए, एक दिन के लिए फ्री ट्रेड अलाउ करके उसके बाद में वापस इसको नॉर्मल ट्रेडिंग में डालना चाहिए ताकि प्रॉपर जो है इसका रीवैल्यूएशन हो सके। मुझे अभी भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल लगता है, क्योंकि आने वाले साल में भी मैं समझता हूं कि अगर हमारी इकोनॉमी पिकअप होती है, ऑटो इंडस्ट्री पिकअप होती है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पिकअप होती है, तो पिग आयरन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा जो इसका सेगमेंट है डक्टाइल आयरन पाइप, वहां पर डिमांड तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और ये लोग अपनी कैपेसिटी 1 लाख टन से बढ़ाकर 1,80,000 टन करने वाले हैं, तो वहाँ ग्रोथ और ज़्यादा आएगी। पिग आयरन में भी जो है जहाँ अभी मार्जिन बहुत कम है वहाँ मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले सालों में और बढ़ सकती है। तो ये बहुत हाई पोटेंशियल स्टॉक है और यहां से भी काफी ऊपर जा सकता है। टाटा स्पंज इसके सामने फुल्ली वैल्यूड है ऑलमोस्ट, तो वहां पर मुझे ज्यादा स्कोप नहीं लगता ऊपर जाने का, लेकिन टाटा मेटलिक्स में अभी भी बहुत स्कोप लगता है। ओके, तो यहाँ पर एक बढ़िया पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी जरूर है इस पैक में और टाटा मेटालिक्स पर बुलिश है शर्मा जी काफी समय से। एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिसमें नतीजों के बाद एक शानदार तेजी आई है और 11% भागा है ये काउंटर। ये है व्हील्स इंडिया, 1001 पर ट्रेड कर रहा है और इस क्वार्टर में मैं देख रही थी कंपनी का जो तिमाही प्रदर्शन रहा है वो काफी बढ़िया रहा है और उसी के बाद ये फिलिप आता हुआ ये तेजी आती हुई। चार्ट्स पर संदीप क्या फिलहाल कॉल आप लेंगे? 1001 पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफा देखिए 7 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पर आ चुका है और एबिटा लेवल पर भी हम देख रहे हैं लगभग 41% की बढ़त देखने को मिली है इस तिमाही में। हर्षदा बिल्कुल पॉजिटिव है, एक ही प्रॉब्लम है ये काफी इनलिक्विड स्टॉक है, तो एज अ ट्रेडर मैं ये प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे अगर इसके टारगेट्स पूछती है तो मैं बोलता हूँ ये 1150 1160 तक पोजिशनल व्यू बनता है इस पे और एक 930 का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। ओके, व्हील्स इंडिया के लिए ये कॉल फिलहाल आपको मिल रही है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स का स्टॉक अगर आज हम देखें तो सुबह कल के बाद आज भी 20% के सर्किट हमने लगभग लगते हुए देखे थे, वहाँ से रिकवर हुआ है, आधा नुकसान कह सकते हैं, 11-12% नीचे ही हालांकि बंद होने की तैयारी है। अगर आप देखें तो 291 तक रिकवर हुआ और वहाँ से 14 रुपये करीब नीचे आ गया है, यानी दरअसल इस रिकवरी के बाद और सप्लाई बढ़ी है ऐसा लग रहा है। मयूरेश, कल और आज जिस तरह से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है मैनेजमेंट ने, क्या आप कन्विंस्ड हैं? प्रदीप जी, एक देखना चाहिए कि आई थिंक जो अनरिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, हालांकि प्राइवेट कैपेसिटी में ये क्यों ना हो, आई थिंक जो बैंडविड्थ लग सकती है, आई थिंक उसमें एक सब्सटेंशियल एक कंसर्न बना रहता है। दूसरा, जैसे मैनेजमेंट कल आके आई थिंक एक स्टेटमेंट दे चुका था, आई थिंक दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय द स्ट्रीट एंड द मार्केट, आई थिंक एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन दैट यू आर प्रॉब्ली सीइंग जो स्टॉक में आई थिंक गिरावट और सॉफ्टनेस है। जहां तक कोर बिजनेस का सवाल रहा, आई थिंक द कोर बिजनेस हैज डन एक्सीडिंगली वेल ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। अगर हम देखें इनका एसेट लाइट मॉडल जो ये फॉलो करते हैं, दैट प्रॉब्ली गिव्स देम अ बेटर एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। बट शायद ये दो कारणों की वजह से आई थिंक सॉफ्टनेस स्टॉक पे रही है एंड आई थिंक इज एक्सपेक्टेड टू पंप इवन मोर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज व्हाट द स्ट्रीट इज फियरिंग कि आई थिंक और पैसा भी जाएगा तो आई थिंक शायद वीआरएल से ही निकलेगा इन टर्म्स ऑफ स्टेक सेल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ओवरऑल ओवरहैंग स्टॉक पे आई थिंक बना रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल ओवरहैंग जारी रह सकता है। 12% का नुकसान इस काउंटर में। आज मैनेजमेंट से बात हुई लेकिन कुछ फिलहाल रिस्पाइट नहीं मिला है उस गिरावट से। कैपिटल गुड्स पर एक बार फिर मैं लौटूंगी। एलएनटी के नंबर्स का इंतजार अभी भी है। बीएचईएल देखिए स्पीच 4% की तेजी दिखाता हुआ कैपिटल गुड पॉलिसी अनाउंस हुई और उसके बाद इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। सीमेंस जैसे काउंटर में भी काफी बढ़त आई है। अगर आपने एक ट्रेड लेना है जाते जाते, संदीप क्या प्रेफर करेंगे आप लेना? मुझे एलएनटी हमने दोपहर में बात की थी, मुझे वो अच्छा लग रहा है, बीएचईएल भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बिटवीन द टू मैं एलएनटी के लिए जाऊंगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स कि अभी रिजल्ट है। मुझे लगता है ये 1320 1340 के बीच में जाना चाहिए। यहाँ से भी 50 रुपये की अप मूव लगती है आज और कल या 1, 2 या 3 सेशन में, तो मैं आई विल गो विथ एलएनटी। ओके, एलएनटी चुनेंगे आप। इसके अलावा इस वक्त अगर आप देखें ढेरों स्टॉक्स जहां पर अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है और अब आखिरी मिनटों में हम पहुंच चुके हैं, तो सवाल यह है कि आज क्या पोजीशन बना के जाएं जिस पर आपको कल मुनाफा मिल सके, यानी एसटीबीटी या बीटीएसटी कॉल्स की बारी उम्मीद करेंगे आज ज़्यादातर आपको बीटीएसटी कॉल ही मिलेंगे। तेजी का रुख देखते हुए निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के पहली कॉल बाय कॉल दे रहे हैं वो एक्सिस बैंक पे। 304 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाएं, 314 के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। अगला स्टॉक जो वो सुझा रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़े से लेवल में कुछ कन्फ्यूजन है। अगला स्टॉक जो वो सुझा रहे हैं वो है एनटीपीसी का, स्टॉप लॉस 139 और टारगेट 146 के आ सकते हैं। वहीं समित चौहान की राय आपके लिए लेकर आते हैं। टाटा मोटर्स में एक बाय कॉल इन्होंने दिया है, स्टॉप लॉस 390 पर रखें
और टारगेट 412 पर लगाएं। वहीं अरविंद में भी एक तेजी की राय, 319 के टारगेट के लिए पोजीशन खरीदारी के लिए और 301 का स्टॉप लॉस रहेगा। संदीप पाकले, सर्वेंद्र श्रीवास्तव दोनों हमारे साथ हैं। संदीप, आपकी क्या पिक्स रहेंगी इस समय, BTST या STBT? मैं प्रदीप के साथ हूँ, बिल्कुल दोनों मेरे BTST रहेंगे। ये मार्केट में जिधर ब्रेकआउट सस्टेन होते हुए लगता है, मैं दोनों BTST के साथ जाऊंगा। मैं आज बैंक निफ्टी में कॉल दूंगा, जो बाय किया जा सकता है 16,880 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 17,250। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टारगेट कल आ जाना चाहिए। दूसरा मेरा बाय BTST होगा इंफ्राटेल, जो 391 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 406। ओके, सर्वेंद्र आपके कॉल। प्रदीप जी देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ आज के रुख में कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट से पिछाड़ा है और दोनों के दोनों कॉल्स उसी में से लूंगा। BTST एक प्राइवेट, एक PSU। एक्सिस बैंक टारगेट 507 508 के करीब रखें और स्टॉप लॉस लगाएं 499 रुपये 40 पैसे पे, तो वो एक BTST कॉल रहेगा। और दूसरा BTST कॉल रहेगा कैनरा बैंक के ऊपर। इसमें एक 197.40 का एक टारगेट मैं दे रहा हूं और स्टॉप लॉस लगाएं इस पे 189.80 का। ओके, तो बैंकिंग स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश हैं आज सर्वेंद्र और उसको चुन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अगर आप देखें, मदरसन सुमी पे आपकी नज़र होनी चाहिए। औसत से 20% ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चला है। आखिरी मिनटों में भी आपको फॉलो अप बाइंग दिख रही है। दिन के हाईज पे बंद होने की तैयारी फिलहाल नज़र आती है। संदीप, क्या ये स्टॉक आपको लगता है कि आज लेना चाहिए, BTST नहीं तो थोड़ा पोजिशनल व्यू से? प्रदीप, मार्केट के साथ ये स्टॉक जाएगा। मुझे ये स्टॉक में स्पेसिफिकली ऐसे कोई मोमेंटम इंडिकेटर्स इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे कि ये आउट परफॉर्म करेगा। बट यस, अगर मार्केट चलता है जो हमारा व्यू है उसके साथ, ये 275 277 तक जाना चाहिए। ओके, तो अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। शर्मा जी, जिस तरह की चाल आज देखने को मिली है, हैवी वेट्स के साथ साथ ढेर सारे मिड कैप काउंटर्स भी इस समय परफॉर्म कर रहे हैं और इंफ्रा कंपनियों में इंटरेस्ट आया। राम की इंफ्रा इनफैक्ट मेरे रेडार पर, जिसमें एक अच्छा स्पाइक इस समय बनता हुआ, वो आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे। राम की इंफ्रा का शेयर 5% तक की तेजी दिखा रहा है। क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इन मिड कैप इंफ्रा कंपनियों में, या फिर इस समय आपको ज्यादा भरोसा दिग्गजों में है जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा आया है इस तिमाही? नहीं, देखिए, इंफ्रा का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि लार्ज जो इंफ्रा कंपनियां हैं वहाँ भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है और जो मिड साइज की इंफ्रा कंपनियां हैं वहाँ भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, विशेष रूप से उनकी जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी बराबर है, यानी कि जिनके पास सफिशिएंट फंड्स है काम करने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, तो और जो डेट में फंसी हुई नहीं है। तो ऐसी सारी जो मिड साइज की इंफ्रा कंपनियां हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑर्डर्स जो है अब आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से रिलीज हो रहे हैं और उसके कारण काम जो है अब सबको मिल रहा है। जिनके पास भी कैपेबिलिटी है काम करने की, उनको काम मिल रहे हैं, छोटों को छोटे काम मिल रहे हैं, बड़ों को बड़े काम मिल रहे हैं। तो और ओवरऑल कंपटीशन की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है। तो ओवरऑल आउटलुक जो है, मैं समझता हूँ दोनों ही कैटेगरी की जो इंफ्रा कंपनियां हैं उनके लिए पॉजिटिव है। शुक्रिया शर्मा जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूरेश, अगला स्टॉक जिस पे मेरी नज़र है वो है GSFC। 8% नीचे बंद होने की तैयारी में है। औसत से 2.5 गुना वॉल्यूम हमने यहाँ पर होते हुए देखे हैं आज। जिस तरह से परिणाम आए, मुनाफा आधा रह गया और मैनेजमेंट की कमेंट्री आप देखिए, कह रहे हैं कि क्रूड के दाम बढ़ने की वजह से मार्जिन कम हुई है। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं मार्च क्वार्टर की। जून क्वार्टर में एवरेज क्रूड प्राइस तो और ज़्यादा होगा, फिर आगे क्या होगा? नहीं, ऑपरेशनल एक वीक परफॉर्मेंस था प्रदीप जी, और एक बात समझनी चाहिए पूरे सेक्टर के लिए कि जो एक प्राइसेस होती हैं फर्टिलाइजर्स के, पास थ्रू कंपोनेंट होता है। दूसरा बात ये देखना चाहिए जो एक फॉलो ऑन इफेक्ट होता है प्रॉब्ली एज अ क्रूड डेरिवेटिव का जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो लैग इफेक्ट के साथ आता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑपरेशनली ऑन द बिटा फ्रंट कहीं ना कहीं अगर मार पड़ सकती है अगर हेजिंग पॉलिसी आपकी ठीक ना हो। तीसरी बात ये भी देखनी चाहिए जनरली आई थिंक डिमांड कैसे सिनेरियो पैन आउट हो रहा है, और मेरे ख्याल से आई थिंक इफ यू लुक एट द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक द डिमांड इंप्रूवमेंट शुड बी सीन ड्रास्टिकली, यूरिया बेस्ड हो या नॉन यूरिया बेस्ड हो। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लंबा नजरिया सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। कंपनी के लिए स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है एंड मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म करे फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट होता है नीचे लेवल्स पे एंड जैसे हम इंप्रूवमेंट्स देख रहे हैं प्रॉब्ली फॉर द एंटायर सेक्टर एज अ होल, आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स काफी बढ़िया बनते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू हैव अ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ये सेक्टर में, जहां आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ काफी ठीक ठाक रही है एंड अगेन आई थिंक द वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड।
और इस बीच जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ये तिमाही परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 103 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल इसी तिमाही में 177 करोड़ का परफॉर्मेंस था और यहाँ पर इनकम के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिलहाल वो काउंटर 2% तक की तेजी दिखाता हुआ इस समय का ये फिलहाल टॉक्ड अबाउट स्टॉक है, आप कह सकते हैं। कुछ और काउंटर्स देखिए जिसमें एक्शन बढ़ रहा है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट अब 11% की तेजी दिखाता हुआ, इनफैक्ट ये डेज हाई पर आ गया है। सर्वेंद्र, जाते जाते यहाँ पर पोजीशन तो बनाई गई है, लेकिन क्या ये आगे तेजी टिकाऊ रहेगी या फिर अगर मुनाफा तगड़ा कमाया है आज के ट्रेड में एग्जिट कर ले? देखिए, आई थिंक डे वन ऑफ रिवर्सल है इसमें आशिता जी, और ये स्टॉक करीब रेंज बाउंड था 85 से लेके 95 की रेंज में। आई थिंक लास्ट 4-5 महीने से कुछ एक बहुत साइडवेज सी रेंज में था। आज पहली बार उसमें से वॉल्यूम्स के साथ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। बट येस, आई थिंक अगर चार्ट्स को देखें तो आई थिंक विद इन अ शॉर्ट टर्म द वर्स्ट सीम्स ओवर, तो उस हिसाब से आई थिंक एक ट्रेड बनता है। और अगर किसी को करना है तो इसमें 110-115 के टारगेट लेके चल सकते हैं। 110-115 के टारगेट लेकर के आप ये ट्रेड कर सकते हैं। इस बीच अगर आप देखें आखिरी मिनटों में बढ़ने वाले स्टॉक्स अब कौन से नज़र आ रहे हैं? केशोराम उछाल और बढ़ती हुई 7 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं पिछले करीब 20 मिनटों के अंदर इस स्टॉक में, और देखिए दिन के हाइस पर ये पहुंचता हुआ अब 7.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर्वेंद्र, क्या लगता है आपको इस चार्ट को देखकर, क्या एक तेज़ी की पोजीशन लेकर जाएंगे? देखिए प्रदीप जी, जैसे भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसमें क्या मीडियम टर्म तो सेटअप्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, और ये स्टॉक अगर एक बार अगर इमीडिएटली यहाँ से ट्रेड करना है तो 130-135 के टारगेट लेके चलें, और अगर ये स्टॉक 140 निकाल लेता है तब इसका एक काफ़ी बड़ा मीडियम टर्म रिवर्सल जो सेटअप बना है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसके बाद ये स्टॉक एक्चुअली नेक्स्ट 6 से 12 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न देके जा सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग मैं बोलूँगा कि 130-135 की रेंज है ऊपर में, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, करंटली ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करके चले। JSFC की हम बात कर रहे थे। GNFC अगर आप देख सकें, यहाँ पर 132 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये काउंटर दिखाई दे रहा है। आप क्या लग रहा है यहाँ से आगे और गेंस बनते हुए दिखाई देंगे? GNFC इनफैक्ट 8.5% ऊपर है। हर्षदा, 138 to 140 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अगर आप लिमिटेड अपसाइड के लिए खेलना चाह रहे हैं तो येस, वन कैन टेक दैट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर 142 के ऊपर चले जाता है तो ये पूरा राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देगा। अगर वॉल्यूम के साथ है तो ये स्टॉक 165-170 तक जा सकता है, तो 140 के क्लोजिंग के बाद ही इसमें एंट्री किया जाए। इस बीच मुथूट फाइनेंस एक स्टॉक अगर आप देखें करीब 3.5% का स्विंग आपको पिछले कुछ मिनटों में ही देखने को मिलेगा। इस वक्त की स्थिति क्या है आपको बताएंगे, लेकिन 20,000 शेयर ही बिके हैं। 20,000 शेयर के ट्रेड से ये स्टॉक नीचे आ गया है करीब 4% के आसपास। काफ़ी कम वॉल्यूम का दबाव भी नहीं सहन कर पाया, क्योंकि पूरे दिन में 1.5 लाख शेयर्स का ही यहाँ पर औसत वॉल्यूम देखने को मिलता है। मुथूट और मन्नापुरम इन स्टॉक्स पे मयूरेश हम देख रहे हैं कि हाल में एक नई तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही थी, क्या कॉल दे रहे हैं आप? नहीं, लार्जली अगर हम देखें तो जैसे मन्नापुरम के मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया था, इन्होंने इनमें टेन्योर्स आई थिंक काफ़ी फ्लेक्सिबल रखे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक इनकी जो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी है इसमें एक ज़बरदस्त उछाल देखने मिला है। दूसरा बात ये भी देखनी चाहिए आई थिंक ये कॉम्पिटिशन लैंडस्केप में दे आर गोइंग टू कॉम्पीट विद अ लॉट ऑफ साउथ बेस्ड बैंक्स, छोटे बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, और इन प्लेयर्स का आई थिंक एक मेजर कंपोनेंट इनकम ड्राइवर साउथ इंडिया से आता है। तो ये कैसे ड्राइव डाउन कर पाते हैं अपने कॉस्ट को एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इफेक्टिवली मैनेज देयर यील्ड्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तीसरी बात ये भी देखनी चाहिए आई थिंक जो इनका ग्रोथ आउटलुक है, जैसे आई थिंक इकोनॉमी इंप्रूव होती है मेरे ख्याल से आई थिंक द स्टॉक्स मूव इन टैंडम विद दैट। तो लार्जली आई थिंक मन्नापुरम फाइनेंस में आई थिंक हमने एक मूव देखी है फ्रॉम लोअर लेवल्स, आई थिंक दैट हैज बीन अ सब्सटेंशियल मूव। तो इन्वेस्टर्स आई थिंक शुड वेट फॉर सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस, और जैसे मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी प्लान आउट की और चॉक आउट की है, इफ दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, मेरे हिसाब से आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं अगले 2 से 3 सालों के। नाल्को का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और मयूरेश इस खबर पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। दरअसल आज माना यह जा रहा है कि बोर्ड एक्सचेंजेस को जानकारी देगा कि वो सरकारी हिस्सेदारी लगभग 10 से 25% को बायबैक करने का इरादा रख रहे हैं। ये फिलहाल डेवलपमेंट है नाल्को के लिए। 43 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस पर बोर्ड की चर्चा हो चुकी है, ये एक्सचेंजेस को जल्द ही बताएंगे, और 10 to 25% गवर्नमेंट स्टेक का बायबैक किया जाएगा। अब रिटेल निवेशकों को इस डेवलपमेंट को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि अब तक जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ सरकारी स्टेक वापस खरीदा जाएगा।
मेरे ख्याल से हर्षिता जी, आई थिंक वन रियली नीड्स टू हैव अ लार्जर पर्सपेक्टिव। आई थिंक डिटेल में ये बात समझनी पड़ेगी। आई थिंक बायबैक अगर होगा तो क्या बेसिस पे हो रहा है। लार्जली अगर हम देखें जो बिजनेस मॉडल था, आई थिंक इट हैड लार्जली स्ट्रगल्ड बिकॉज ऑफ फॉल इन बोथ एल्यूमिनियम एज वेल एज एल्यूमिना प्राइसेस। और हालांकि आई थिंक कैश ऑन बुक्स काफ़ी डिसेंट थी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप दैट नैल्को इज करंटली डिराइविंग। आई थिंक जो कोर बिजनेस फंडामेंटल्स वीक हुए थे उसकी वजह से आई थिंक स्टॉक पिटा गया था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे सेफगार्ड ड्यूटीज इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे एक्सपेक्टेशंस है कि डिमांड और वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ सकती है, मेरे ख्याल से आई थिंक एंड रियलाइजेशन शुड इंप्रूव बोथ फॉर देयर एंड प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम हो या एल्यूमिना हो। जहां तक आई थिंक सरकार का बायबैक का है तो मुझे लगता है आई थिंक वन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड इन ग्रेटर डिटेल व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रॉब्ली एक्सप्लोरिंग, और अगर एक्सप्लोर कर रही है तो किस बेसिस पे एक्सप्लोर कर रही है। ओके, फिलहाल ये स्पाइक है स्टॉक में और हम आखिरी मिनटों पर पहुंच चुके हैं। आज जाते जाते क्या ट्रेड्स बन रहे हैं इस पर नजर डालिए। 6,11,000 करोड़ ये अब तक का वॉल्यूम देखने को मिला है और एक्सपायरी तो कल है। एक्सपायरी के एक दिन पहले आप ये ज़बरदस्त वॉल्यूम आज के दिन बनते हुए देख रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप देखें वायदा कारोबार से ही ये वॉल्यूम आया है। ज़्यादातर कैश मार्केट में आज करीबन 19,000 करोड़ का वॉल्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप BSE और NSE दोनों मिलाकर देखें, और ये कल के मुकाबले बेहतर कहा जाएगा। इनफैक्ट आज क्योंकि ब्रॉड मार्केट में मिड कैप्स में हमने अच्छा पार्टिसिपेशन देखा है, इस वजह से वॉल्यूम कल के मुकाबले बेहतर होते हुए नजर आए हैं। कुछ और स्टॉक्स अगर हम ऐसे देखें जिनमें आज काफ़ी ज़ोर से रोल ओवर पिकअप हुए एक्सपायरी के एक दिन पहले, वोल्टास पे नज़र डालिए। काफ़ी तेज़ी से रोल पिकअप हुए, 55% के करीब पहुंच रहा है, 3.5% की तेज़ी आज देखी गई है। पेट्रोनेट LNG दूसरा स्टॉक होगा, 5% का इजाफा यहाँ पर आते हुए, यहाँ भी रोल्स आज जोर से पिकअप हुए और 50% पे पहुँचते हुए नज़र आए हैं। तो ये दो ऐसे स्टॉक हैं वोल्टास और पेट्रोनेट जिनमें अच्छा उछाल भी है और शानदार रोल्स भी देखने को मिल रहे हैं। संदीप, क्या आपका व्यू है इन दोनों पे? प्रदीप, दोनों पे बुलिश हूँ। वोल्टास में लिमिटेड अपसाइड है, पेट्रोनेट पे ज़्यादा पॉजिटिव व्यू है, मोमेंटम इंडिकेटर्स काफ़ी पॉजिटिव है। मैं पेट्रोनेट पे मैंने पिछली शो में बाय भी दिया था, मेरा 280 का लगभग टारगेट रहेगा। करंटली 267 का ट्रेड हो रहा है, 265 264 का स्टॉप लॉस रखे, 278 280 का टारगेट लेके चल सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि तमाम जो FMCG कंपनियां हैं प्रदीप, वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये मॉनसून के एंटिसिपेशन का मूव रह सकता है, चाहे वो मैरिको हो, HUL हो, गोदरेज कंज्यूमर भी अब अगर आप देखें तो वहां पर एक स्ट्रॉन्गर रोल ओवर देखने को मिला है 50 to 60% से ज़्यादा का। और सबसे ज़्यादा अगर खरीदारी आज के सत्र में हुई है, बढ़त आई है, तो गोदरेज कंज्यूमर में देखने को मिली है इस पूरे पैक में। उसके लिए ब्रिटानिया भी ठीक है। जी हाँ, ब्रिटानिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन, स्पेशली पिछले 2 दिनों की गिरावट के बावजूद हमने देखा है अच्छा पुल बैक और एक रिकवरी आती हुई। मयूरेश, क्या फिर नई सीरीज में फोकस इन FMCG कंपनियों पर ही रहेगा? आप क्या प्रेफर करेंगे इस समय रखना? लार्जली अगर हम देखें तो जैसे ट्रेंड्स हैं और जैसे अगर मानसून की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटर देन एक्सपेक्टेड होगा, मेरे हिसाब से आई थिंक दिस विल ड्राइव अप द कंजम्पशन डिमांड। अगर कंजम्पशन डिमांड ड्राइव होता है तो वॉल्यूम्स ड्राइव अप होती है। जो प्राइस डिफ्लेशन हमने देखा था बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन दैट हैड टेकन प्लेस, आई थिंक वहाँ पे थोड़ी एक राहत मिल सकती है। दूसरी बात आई थिंक अपने को ये भी देखनी चाहिए कि आई थिंक जो कॉम्पिटिशन की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी देयर आर एलिवेटेड एड स्पेंड्स हैपनिंग अक्रॉस द लैंडस्केप, और जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मेरे हिसाब से आई थिंक जो पाए होता है उसको भी आई थिंक एक्सपेंड किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर स्टॉक्स जैसे डाबर हो अगर डिक्लाइंस में मिलते हैं, मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, जो ब्रांड स्प्रेड है इनका काफ़ी बेहतरीन है। ब्रिटानिया अगर और डिक्लाइन होता है, आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली ये स्टॉक को देख सकते हैं। फिर जनरली आई थिंक FMCG और कंजम्पशन, जो कंजम्पशन स्टेपल्स है एज अ थीम, जनरली शुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 quarters। ओके, तो आखिरी मिनटों में हम आ चुके हैं 7,930 के ऊपर क्लोजिंग की तैयारी। स्टार परफॉर्मर टेक महिंद्रा, इसके बाद कैनरा बैंक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस, बैंक ऑफ इंडिया, IOB, इंडसइंड बैंक, इन सभी ने मदद की है। और सीमेंट, इंडिया सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, शानदार परफॉर्मेंस इस एक पॉकेट से भी आता हुआ नजर आया है। रियल एस्टेट में लगातार तेजी, IB रियल ने आज यहाँ पर लीड किया है और FMCG जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, गोदरेज कंज्यूमर इस सेक्टर को लीड करते हुए। बजाज ऑटो, कल इसी शो में हमारी बात हुई थी कि चार्ट्स कमज़ोर दिख रहे हैं पर नतीजे अच्छे आने की उम्मीद देखिए, 2 दिन के नुकसान की भरपाई 1 दिन में कर ली और सेंसेक्स ने करीबन 5 दिन के नुकसान की भरपाई 2 दिन के अंदर कर ली है। जिस तरह की शानदार रिकवरी देखने को मिली है, उम्मीद से कहीं अच्छी क्लोजिंग। मुझे सुबह लग रहा था कि हम 7,900 के करीब पहुंचेंगे और शायद वहां पे अटकेंगे, लेकिन 30-40 पॉइंट हम उसके ऊपर निकल गए और 30 पॉइंट ऊपर बंद भी होते हुए नजर आ रहे हैं।
काफ़ी सारे हर्डल्स लगता है कि एक सांस में सेंसेक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी पार करने की कोशिश करते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। और अब कल की एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी इस शानदार क्लोजिंग को देखते हुए। यहाँ प्रदीप और यही जानना होगा अब दोनों सर्वेंद्र और यहाँ पर संदीप से कि फिर कितनी और बढ़त और 8,000 के ऊपर या फिर कितने ऊपर ये एक्सपायरी देखने की उम्मीद की जाए। क्या कॉल रहेगा आपका सर्वेंद्र? देखिए आखिरी दिन एक्सपायरी में तो हमने देखा है कि कुछ भी हो जाता है कई बार, और ये मान के चलें कि ऑलरेडी अगर आप 8,000 का स्ट्राइक देखें कॉल में और 79-78 पे भी कुछ पोजीशंस अभी कैरी हुई हैं, तो मेरा मानना है कि अभी भी 1.5 करोड़ निफ्टी तकरीबन 1.5 करोड़ निफ्टी लॉस में होएगा। अगर ये 8,000 के ऊपर रहने लगा तो कम से कम 1.5 करोड़ निफ्टी पे लोगों को लॉस हो रहा होगा, तो वो शॉर्ट कवरिंग कल वापस आपको 100 पॉइंट और दे सकती है। तो 8,050-81 का भी एक्सपायरी का नंबर आ सकता है। संदीप जी, मेरा भी बिल्कुल वही टारगेट है, 8,050 का टारगेट मैंने दिया है। और अब अगर एक्सपायरी की बात करें तो शायद 8,000 और 8,050 के बीच में कहीं ना कहीं जाकर होना चाहिए। चलिए, उम्मीद फिर से बन रही है स्पेशली आज के मूव को देखकर कि शायद हम 8,000 के ऊपर की एक्सपायरी देखेंगे। 550 पॉइंट का इजाफा सेंसेक्स में आज देखा गया है और निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी 7934 पर ये फिलहाल एडजस्टेड क्लोज आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर। और देख लेते हैं आज के दिन फिर कैप्टन्स की ओर से कैसा प्रदर्शन।